हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर बम किस तरीके से बनता है और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन हैं वो हमारे पास हैं। एक तो परमानेंट फाइव P5 हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स को, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इन पांचों के पास न्यूक्लियर वेपन है। उसके अलावा प्लस इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा है, बाकी कंट्रीज ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर करा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इजराइल के पास 80 to 90 न्यूक्लियर वेपन हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। ठीक है, तो अनऑफिशियली इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, ऑफिशियली उसने एक्सेप्ट नहीं करा है, डिक्लेयर नहीं करा है। तो टोटल 9 कंट्रीज होगी जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसमें एक तो पहले बात कर लेते हैं कि हम सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं, पॉसिबल होंगे, सारे एंगल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, फिर उसके बाद आप लाइक नहीं करते हैं फिर ऐसे ही रह जाता है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, जैसा भी आपको वीडियो लगता है खुल के कमेंट करें, अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, कैसा भी होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है या कोई नया वीडियो बनाना है इससे रिलेटेड, तो वो ज़रूर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। ठीक है, तो ये 9 कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर वेपन हैं तो ये न्यूक्लियर वेपन का मतलब है कि बनाया कैसे, ये बॉम्ब किस तरीके के बॉम्ब होते हैं। नॉर्मली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूरेनियम बॉम्ब है, या फिर आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉम्ब। तो यूरेनियम हाइड्रोजन बॉम्ब में फ़र्क क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस का फ़र्क होता है। तो आइए एक ब्रीफ में छोटा सा हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन सी होती है। तो एक तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है कि जब बड़ा एक न्यूक्लियस, क्योंकि दुनिया एटम से बनी हुई है, ठीक है, तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, तो एक बड़ा न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन होता है 2 छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है बटकर, उसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें यूरेनियम 235 और 92, 235 एटॉमिक मास होता है यूरेनियम का और 92 एटॉमिक नंबर होता है। जब इसमें लो एनर्जी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो फिर न्यूक्लियर फिजन होता है। ये बड़ा न्यूक्लियस जो 235 है ये ब्रेक डाउन हो जाता है बेरियम और क्रिप्टन में, और 3 लो एनर्जी न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस तरीके का ये जो न्यूक्लियस है 235 वाला 139 और 94 वाले न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और एनर्जी। तो ये केवल एक एटम डिवाइड होता है और बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी यूरेनियम में। 1 kg अगर यूरेनियम की बात करें तो थियोरेटिकली केवल 1 kg यूरेनियम से, 1 किलो यूरेनियम से उतनी एनर्जी रिलीज होती है जितना 1500 टन कोयले से होती है। कोल, उतनी हीट जनरेट हो सकती है। तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक होता होगा यूरेनियम बॉम्ब। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिजन है। एक तो न्यूक्लियर फिजन वाले बॉम्ब हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर एक होता है हमारे पास फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 छोटे न्यूक्लियस कंबाइंड होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी भी रिलीज कर रहे हैं, उसे न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब बोलते हैं। इसमें पॉपुलर हाइड्रोजन बॉम्ब है और इसे थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी बोलते हैं। थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोलते हैं, इसमें अगर रिएक्शंस की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के एटम, ये छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, देखिए एटॉमिक मास इतना है, काफ़ी छोटे, ये हीलियम बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी भी रिलीज करते हैं। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं सन में भी होती हैं। सन में जो इतनी हीट जनरेट हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हो रही है। तो बॉम्ब 2 तरीके के बनाए जा सकते हैं। तो ये जो 9 कंट्री हैं, ये बिलीव किया जाता है इन 9 कंट्रीज़ के बाद दोनों तरीके के बॉम्ब हैं। न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब भी हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब भी हैं। न्यूक्लियर फिजन को हाइड्रोजन या थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी हम कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के बॉम्ब इन 9 कंट्रीज़ के पास, ऐसा माना जा रहा है कि दोनों तरीके के बॉम्ब हैं। अब ये न्यूक्लियर टेस्ट किस तरीके से हुए,
ठीक है, वो भी समझते हैं। अच्छा, इसमें न्यूक्लियर फिजन में आपको ये भी समझना है कि ये जो टेस्ट होते हैं नेचर में, यूरेनियम बॉम्ब जब हम बनाते हैं तो नेचर में एक तो 235 और यूरेनियम 238 दोनों का मिक्सचर मिलता है। नेचर में यूरेनियम 235 केवल 0.3% होता है, 0.7% होता है, और ये 99.3% होता है। तो यूरेनियम, अभी हमने बात करी क्योंकि न्यूक्लियर फिजन तो केवल इसमें हो रहा है, तो नेचर में तो दोनों का मिक्सचर होता है। तो अगर हम नेचुरल यूरेनियम को, ये नेचुरल यूरेनियम है, दोनों का मिक्सचर नेचुरल यूरेनियम, तो जब हम नेचुरल यूरेनियम को बॉम्ब के उसमें यूज़ करेंगे तो उसकी इफेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि केवल यूरेनियम 235 में ही न्यूक्लियर फिजन होगा, इसमें तो होगा नहीं न्यूक्लियर फिजन। अभी हमने बात करी यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस टूटता है, जरूरी नहीं कि सभी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होते हो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है बॉम्ब बनाने के लिए कि यूरेनियम 235 का परसेंटेज को इंक्रीज़ करना। तो जब एक आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरेनियम 238 को अलग किया जाता है तो यूरेनियम 235 का परसेंटेज इंक्रीज़ होता रहता है। ये जो परसेंटेज इंक्रीज़ होता है इसको बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। ये वर्ड भी आप आजकल कई बार सुन रहे होंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट। तो यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब हो गया कि ये जो यूरेनियम 235 है इसमें 0.7% से ज़्यादा यूरेनियम 235 है। तो जब भी हम इसका परसेंटेज बढ़ाते हैं उसे यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं। लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए 70-80% तो यूरेनियम एनरिचमेंट चाहिए ना, 80% 90% यूरेनियम एनरिचमेंट, तभी बॉम्ब की इफेक्टिविटी ज़्यादा होगी और ख़तरनाक बॉम्ब होगा। तो हमें क्या करना होता है अगर बॉम्ब बनाना है तो एक तरीका तो ये है कि यूरेनियम 238 को अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। इसे सेपरेट करेंगे आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको सेपरेट करके इसका परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से यूरेनियम 235 बेस्ड बॉम्ब बनेगा। दूसरा तरीका बॉम्ब बनाने का ये है, इसी में फिजन में ही दूसरा तरीका ये है कि यूरेनियम 238 को जब हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है 239। तो इससे भी बॉम्ब बनाया जा सकता है, इसे बोलते हैं प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब, प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब, इसको बोलते हैं प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब। तो या तो यूरेनियम एनरिचमेंट करके हम बॉम्ब बनाएं या फिर यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जाए और फिर प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब बनाया जाए Pu-239। तो कंट्रीज़ क्या करती हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट भी करती हैं, प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब भी बना रही हैं, दोनों फिजन वाले बॉम्ब हैं। फिर इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। और जो है हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाया जाता है जिसे थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं। तो सबसे पहली कौन सी कंट्री थी जिसने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली कंट्री हमारी थी यूएस। 16 जुलाई 1945 को सबसे पहले अमेरिका ने जो है नियर मैक्सिको, ठीक है, नियर मैक्सिको न्यूक्लियर टेस्ट करा, नियर मैक्सिको। तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये यूएस का न्यूक्लियर टेस्ट था, सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। तो इतनी तारीख को अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट करा और अमेरिका न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गया 16 जुलाई 1945 को। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है इनको हेड कर रहे थे कौन, रॉबर्ट ओपेनहेमर। इनके ऊपर मूवी भी आई है ओपेनहेमर। इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। तो ये फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। 16 जुलाई को अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट करा और नियर मैक्सिको, और ये इनका ना एक ट्रिनिटी प्रोजेक्ट था, ट्रिनिटी कोड नेम दिया गया था, त्रिमूर्ति ट्रिनिटी कोड नेम दिया गया था, ठीक है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिसमें ट्रिनिटी कोड नेम के थ्रू इन्होंने ये न्यूक्लियर टेस्ट करे थे और अमेरिका न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गया। उस समय वर्ल्ड वॉर ना एंड होने वाली थी या हुई नहीं थी, केवल अकेला जापान वॉर में था, ठीक है। जर्मनी में हिटलर ने तो सुसाइड कर ही लिया था और हिटलर भी मतलब जर्मनी भी हार ही गया था वॉर, और फिर इटली भी हार गया था, बेनेटो मुसोलिनी को भी वहाँ की जनता ने लिंचिंग कर ली थी सड़क में। तो अकेला जापान जो है वॉर में अभिमन्यु की तरह लड़ रहा था और जापान के किंग थे हिरोहितो, ठीक है। तो वो उन्होंने सरेंडर नहीं करा था। तो अमेरिका ने 6 महीने का टाइम दिया था जापान को, लेकिन जापान ने सरेंडर नहीं करा था। जब 6 महीने का टाइम देने के बावजूद भी अमेरिका से एक बेचैनी रही कि भाई चलो बॉम्ब को फोड़ के देखते हैं एक बार,
तो उन्होंने 6 अगस्त को, अमेरिका ने 1945, और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, ठीक है, हिरोशिमा में लिटिल बॉय और फैट मैन, ये बॉम्ब के नाम है। यहां हिरोशिमा, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, यहां पर 2 जगह पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा है, हिरोशिमा नागासाकी में, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये बॉम्ब के नाम है, ये कई बार एग्जाम में है। लिटिल बॉय जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट वाला बॉम्ब था, ठीक है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि 80 kg तक ये 60 के इसमें 80% तक यूरेनियम एनरिचमेंट था, ऐसा कहा जाता है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट करने के बाद इसे बॉम्ब बनाया गया था, यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट किया गया था, ठीक है। तो ये वाला जो है प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब था, प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी में गिराया, लाखों लोग पिघल के मर गए थे। तो अमेरिका सबसे पहली कंट्री बना, फर्स्ट कंट्री जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री जिसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब था। 1949 में रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, रशिया ने। फिर 1952 में यूके ने। ये सब कौन कंट्री हैं? जो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर्स हैं। तो फिर यूके ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, फिर उसके बाद फ्रांस ने भी बनाया 1960, फिर चाइना ने भी बनाया 1964। मतलब ये जो परमानेंट नेशन है बारी बारी से, यूएस हो गया, दूसरा रशिया, तीसरा यूके, फिर फ्रांस, फिर चाइना 1964। तो पांचों परमानेंट मेंबर्स के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए। फिर 1974 की बात करें तो इंडिया ने भी 1974 इंडिया ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, जिसे हम बोलते हैं पोखरण 1। हमारा जो कोड नेम था पोखरण 1। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में एक जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करा था हमने पहला 1974 में, ठीक है, जिसको हमने बोला था, कोड नेम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया था। तो मई 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा। और जब परमानेंट 5 के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो फिर हुआ क्या कि सभी देश इंडिया के ऊपर चढ़ने लगे, कि मतलब हल्ला करने लगे कि इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। तो इसके रिस्पांस में ही एक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, एनएसजी, वो बना था, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप मतलब ये उन कंट्री का ग्रुप है जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है। उन कंट्री ने अपना गैंग बना दिया कि भाई ऐसे तो सभी न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, तो ऐसा करते हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूल है, वो अपना गैंग बना लेते हैं। वो किसी को भी न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देगा, न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद नहीं करेगा। तो उन्होंने अपना एक गैंग बना लिया एनएसजी ने। तो इंडिया के 1974 के, क्योंकि उन पाँचों के पास न्यूक्लियर वेपन था, परमानेंट 5 के पास, फिर इंडिया भी छठा देश बन रहा था, तो इसलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर वगैरह, सैंक्शंस वगैरह भी लगे। तो ये सब होने लगा, ठीक है। फिर 1998 की अगर हम बात करें, 1998 की बात करें तो हमने पोखरण 2 करा था, पोखरण 2। दोबारा से हमने न्यूक्लियर टेस्ट करे, 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे, 11 मई और 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट करा, ठीक है। और फिर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे सेम ईयर में। ये तो इंडिया का था, सेम ईयर में पाकिस्तान ने भी, क्योंकि हमने पोखरण करा तो पाकिस्तान कैसे शांत बैठता, तो पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1998 में ही, ठीक है। तो पाकिस्तान भी 5 के बाद फिर ये 2 साथ हो गए। और फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने 2006 में, नॉर्थ कोरिया ने 2006 में न्यूक्लियर टेस्ट करा था। तो ये 8 कंट्री बन गई। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, वो एग्जैक्टली नहीं पता कब उसने टेस्ट करे, ऑफिशियली उसने कुछ डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है। तो बाकी तो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि तब करे थे, ठीक है। तो टोटल 9 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं जिन्होंने जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, और वैसे अभी बात करें एक और रिसेंटली ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, हम तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर यूरेनियम है इससे सिविलियन पर्पज से भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है बिजली बनाने के लिए, जरूरी नहीं कि बॉम्ब बनाना हो। तो ईरान कह रहा है हम तो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान ने कर दिया है और बॉम्ब बनाने के करीब है। तो इसीलिए यूएस और जो इजराइल हैं, ठीक है, इजराइल ने भी उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की उसके ऊपर अटैक करा है, अमेरिका भी बॉम्ब गिराने लगा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर दिया, अभी बॉम्ब नहीं है, लेकिन वो एक प्रोसीजर जो चल रहा है बॉम्ब बनाने का, तो आगे वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसीजर ईरान, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन टेस्ट चल रहा है। तो इसके ऊपर सैंक्शंस भी लगी थी 2006 में ईरान के ऊपर। फिर JCPOA होता है, एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो भी ईरान के साथ साइन हुआ था, जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये है, उसके अलावा NPT, एक NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो ये ट्रीटी इन्फोर्स्ड इन 1968। ये ट्रीटी इन्फोर्स हुई 1968 में। इस ट्रीटी के हिसाब से नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब बढ़ावा नहीं देना। जो भी कंट्री इस ट्रीटी में साइन करेगी, ठीक है, वो किसी और कंट्री को मदद नहीं करेगी कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाने में, ना उनको न्यूक्लियर वेपन देगी, ना उनको मदद करेगी। प्रोलिफरेशन नहीं करना, बढ़ावा नहीं देना न्यूक्लियर वेपन को, क्योंकि सब न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, आर्म्स रेस होगी, फिर वॉर होगा, तो धरती खत्म ही हो जाएगी। तो न्यूक्लियर वेपन को बढ़ावा नहीं देना, इसलिए ये NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये आपको एक ध्यान रखना है। इंडिया ने इसमें साइन नहीं करा है। इसमें ना रिकॉग्नाइज्ड कंट्री जो है 5 न्यूक्लियर वेपन रिकॉग्नाइज्ड कंट्री, परमानेंट 5 है, ठीक है। और इंडिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ इस ट्रीटी के हिसाब से, तो इंडिया ने साइन नहीं करा है इसमें। इंडिया का कहना यह है कि टर्म्स एंड कंडीशन हो तो सबके लिए बराबर हो, उनको एग्जेम्प्ट क्यों करना परमानेंट 5 को। एक CTBT भी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये 1996 में UNGA ने अडॉप्ट करा था। UNGA अडॉप्टेड, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने अडॉप्ट करा था। इन्फोर्स नहीं हुई है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इस ट्रीटी में जो भी कंट्री साइन करेगी, न्यूक्लियर टेस्ट सभी तरीके के न्यूक्लियर टेस्ट वो पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे, चाहे वो सिविलियन पर्पज से हो, चाहे वो मिलिट्री पर्पज से हो। हर तरीके के न्यूक्लियर टेस्ट पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रीटी हैं। उसके अलावा अलग अलग न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी, एक न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी भी है, ये भी UNGA ने 2007 में अडॉप्ट करी थी। ये न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से खत्म, एलिमिनेट करने की बात करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन ना हो, न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। UNGA ने अडॉप्ट करी थी। तो ये कैंपेन चलती है कि इस ट्रीटी को सभी कंट्री साइन करें। तो इसमें उन कंट्रीज ने साइन करा हुआ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे 9 कंट्री जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इसमें साइन ही नहीं करा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोवर्सी में रहने वाला है, क्योंकि अब 9 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, बाकी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो इनसिक्योर फील करेंगे। उन्हें लगेगा, उनमें से कईयों को लगेगा हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, और वो बनाएंगे तो बाकी 9, खासकर परमानेंट 5 जो हैं, वो काफ़ी हल्ला मचाने वाले हैं, जो कि हमने देखा मचाते आए हैं कि ये क्यों न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। कायदे से मॉरली ये होना चाहिए कि सभी को अपनी न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए, अपने आप को डिसमेंटल कर देना चाहिए न्यूक्लियर वेपन से, ताकि वाद विवाद ना हो आगे भविष्य में और एक पीसफुल वर्ल्ड बनाया जा सके। थैंक यू।